Hello friends, welcome. In this video we'll talk about partition. Last video we started with chapter 1 of Indian politics since independence और हमने बात की थी कि जब हम आज़ाद हुए तो क्या मेन चैलेंजेस थे। उसमें से एक चैलेंज के बारे फर्स्ट चैलेंज के बारे में हम चैप्टर 1 में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे पार्टीशन के बारे में। पार्टीशन हमने शुरू करना था कि पार्टीशन हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, लोग डिस्प्लेस हो गए और उनको किस तरह से रिहेबिलिटेशन मिला। देखिए 1450 अगस्त को इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट और यहाँ पर एक टू नेशन थ्योरी ने काम किया। जब आज़ादी मिली तो पार्टीशन का रिजल्ट क्या था कि ब्रिटिश ने इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड दोनों के बीच में एक बॉर्डर डिमार्केट किया गया, ठीक है। एंड ये बॉर्डर जो था वो इस तरह से डिमार्केट किया गया कि नेशन जो है था वो दो हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में बट गया, है ना। अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी एडवांस बाय द मुस्लिम लीग, इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और इसका रीज़न, मेन रीज़न इस डिवीज़न का क्या था कि जो मुस्लिम लीग थी वो बड़ी स्ट्रांगली इस बात को मानती थी कि इंडिया में दो नेशन एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। और क्योंकि इस नेशन में दो कम्युनिटीज़ रहती हैं और वो नेशन जो है उनको बिलोंग करते हैं, जैसे मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान और हिंदूज़ के लिए या नॉन मुस्लिम्स के लिए इंडिया। एंड इसीलिए उन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड की पाकिस्तान के फॉर्म में। कांग्रेस शुरुआत में इसके अगेंस्ट थी, इस डिमांड के अगेंस्ट थी। वो नहीं चाहती थी कि अलग से एक नेशन बने और कंट्री का डिवीज़न हो, लेकिन काफ़ी ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई जिसमें एक मेजर रीज़न था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो पॉलिटिकल पावर को लेकर स्ट्रगल थी। उसकी वजह से अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये हुआ कि कंट्री का डिवीज़न हो गया इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब जब ये डिवीज़न हो गया तो ये जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन है वो कैसा रहा, देखिए ये डिसाइड कर लिया गया कि जो दो कंट्रीज़ होंगी, इंडिया एंड पाकिस्तान, वो उनका डिवीज़न होगा। और डिवीज़न किस तरह से होगा वो बहुत पेनफुल था और उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, ठीक है। और बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर था क्योंकि कोई ऐसा एरिया नहीं था, कोई ऐसा जगह नहीं थी इस इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में, जहाँ पर एक्सक्लूसिवली एक ही पॉपुलेशन रहती हो, ठीक है। तो क्या डिसाइड किया गया कि जहाँ पर रिलीजियस मेजॉरिटी एक रिलीजन की है, उसको मुस्लिम्स की है मान लीजिए, उसको पाकिस्तान में डाल दिया जाएगा। और जहाँ रिलीजियस मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की है उसको इंडिया में डाल दिया जाएगा। और इस तरह से जो है इंडिया का जो है इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन तय हुआ। अब ऐसे समझ में आता है, अगर हम इसको फर्स्ट लुक में देखें तो ऐसा लगता है बड़ा आसान काम था, लेकिन इतना आसान काम ये नहीं था। उसका रीज़न क्या था? एक रीज़न उसका क्या था, दैट देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें कोई ऐसा सिंगल बेल्ट नहीं थी एरिया की जो कि जहां पर सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग रहते हों। दूसरा, there were two areas of concentration, one in the west and the one in the west and the one in the east। जो पहले पॉइंट की हम बात कर रहे थे कि कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ पे थी, एक वेस्ट में था, एक ईस्ट में था। ईस्ट में जिसको हम बंगाल कहते थे उस वक्त, और वेस्ट में था पंजाब। इन दो स्टेट्स या इन दो प्रोविंसेस में जो था वो जो कंसंट्रेशन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन था। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कंप्राइज ऑफ टू टेरिटरीज। इसलिए ये डिसाइड किया गया अब दो टेरिटरीज होंगी इस पाकिस्तान में, ठीक है। कुछ एरिया वहाँ का ईस्ट का, ईस्ट जहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, और कुछ एरिया ऐसा जो कि वेस्ट में पंजाब का था, उसका दैट विल इंक्लूड द न्यू कंट्री पाकिस्तान, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन उसके बीच में काफ़ी बड़ी जो टेरिटरी थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं था, और इसके बीच में बहुत बड़ी जो टेरिटरी थी वो इंडिया की थी। दूसरी बात थी कि सारे जो मेजॉरिटी एरियाज़ थे, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे, वो नहीं पाकिस्तान में जाना चाहते थे। जैसे कि नॉर्थ वेंट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आज हम बलूचिस्तान कहते हैं, वहाँ के जो लीडर थे खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान के क्रिएशन के अगेंस्ट थे। और वो नहीं चाहते थे कि ये दो नेशंस बने, और अगर बनने का ये जब डिसीजन हो भी गया तब भी वो नहीं चाहते कि कि ये जो NWFP है ये पाकिस्तान में जाए। लेकिन बाद में उनकी अब बात नहीं मानी गई, उनको कन्विंस किया गया और उनको पाकिस्तान में मिलना पड़ा। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had a very large area where the non-Muslims were in majority। अब इन्हीं स्टेट्स में
ये जो पंजाब और बंगाल था, इन्हीं में कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे। तो इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी बाइफरकेटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन द लोअर लेवल। तो फिर इसलिए ये डिसाइड किया कि ये जो स्टेट्स हैं पंजाब और बंगाल की, इनको इस तरह से बाइफरकेट किया जाएगा कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो अलग कर दिया जाएगा और जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है उसको अलग कर दिया जाएगा। और ये होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डिस्ट्रिक्ट से भी लोअर लेवल पर ये डिवीज़न किया जाएगा। और ये डिसीजन जो था ये 14 और 15 अगस्त की रात तक नहीं हो पाया। बड़ी आयरॉनिकल बात यह है कि कई लोग जो 15 अगस्त की सुबह जागे, उनको यही नहीं पता था कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। तो आज़ादी उनके लिए क्या लेके आई? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि अब वो हैं कहाँ, ना हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है। तो इस डिवीज़न से जो सबसे डीपेस्ट ट्रोमा जो था वो पार्टीशन का देखने को आया, क्योंकि जो लोग पार्टीशन में, या आप ये कह सकते हैं इस डिवीजन बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स में दूसरी टेरिटरीज में फंस गए, वो ट्रैप हो गए। माइनॉरिटीज़ जो इन एरियाज में थी उनके लिए, उनके लिए या उनके फ्यूचर को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज दे वर ट्रैप्ड। Lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan, and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal, and to some extent Delhi and surrounding areas, found themselves trapped. They were to discover that they were undesirable lines in their own homes. तो वो क्या डिस्कवर कर रहे हैं? वो लोग जो माइनॉरिटीज़ जो फंस गए, मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया में हिंदू फंस गए या सिख फंस गए, या सिख और हिंदू मेजॉरिटी एरिया में मुस्लिम फंस गए, वो ट्रैप हो गए। और उनको ये पता लगा कि वो जो है एक अनडिजायरेबल अलाइन की तरह है, अपने ही घर में वो आउटसाइडर हो गए। As soon as that it became clear that the country was going to be partitioned, the minorities on both sides became easy target of attack. तो जैसे ये डिसाइड हो गया तो फिर माइनॉरिटीज़ को अटैक करना शुरू कर दिया लोगों ने, मेजॉरिटी वालों ने। नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड द स्केल ऑफ प्रॉब्लम। अभी किसी को अंदाज़ा नहीं था ये कि प्रॉब्लम कितनी होनी चाहिए। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद ये थोड़े छोटा सा वॉयलेंस है जो बड़ा शांत हो जाएगा थोड़े ही टाइम में, लेकिन ये जो वॉयलेंस है वो बढ़ता ही चला गया। ठीक है, वो और अनकंट्रोल्ड हो गया। माइनॉरिटीज़ जो थी वो सबसे इजी विक्टिम बनी इसमें, और उन लोगों को अपने घर बार सब कुछ, अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के, घरों को छोड़ के भागना पड़ा सेफर प्लेसेस पे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए पार्टीशन के? देखिए, अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो ये अब ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट अब्रप्ट एंड अनप्लान्ड ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन था। ठीक है ना, कोई प्लानिंग नहीं थी, और इतनी बड़े स्केल पे लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, ट्रांसफ़र करा एक जगह से दूसरी जगह। और इसमें लगभग ऐसा बोलते हैं, आपके बुक के फैक्ट्स बोलते हैं कि 10 लाख पीपल डाइड, जो कि ऑफिशियल फिगर है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा होगी, कि जिस तरह की स्टोरीज हमने बाकी और सोर्सेज पे पढ़ी हैं। एंड दैट वाज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। तो ये जो डिवीज़न था वो प्योरली कम्युनल था। कुछ जो जगहें थी वो सेंटर बनी इन कम्युनल राइट्स की, जिसमें लाहौर है, अमृतसर है, कोलकाता है। ये तो कम्युनल जोन्स में बट गए। अब जो मुस्लिम्स थे वो हिंदू जोन्स में जाने से डर रहे थे, हिंदू या सिख एरिया में जाने से डर रहे थे, और जो हिंदू सिख हैं वो मुस्लिम एरिया में जाने से डर रहे थे। क्यों? क्योंकि कम्युनल राइट्स हो रही थी। अपने घर बार इनको छोड़ने पड़े ऐसी सिचुएशन में, और बहुत इमेंस सफरिंग से ये लोग गुजरे। और वो दोनों साइड पे जो मिनॉरिटीज़ थी उनके पास रहने तक की जगह नहीं थी। रिफ्यूजी, उनके लिए आज़ादी का मतलब हुआ लाइफ इन रिफ्यूजी कैंप्स, जो कभी हफ्तों, किसी के लिए हफ्तों, किसी के लिए महीनों, और किसी के लिए सालों तक थी। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अब जब वो ट्रैप हो गए और वहाँ से इजी एस्केप के लिए, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान जो बना उसमें हिंदूज और सिख जो थे उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया इंडिया को। जो कुछ भी उनको मिला, चाहे कुछ नहीं मिला तो पैदल ही उन लोगों ने, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा है माइग्रेंट लेबर का, उसी तरह का हाल था कि लोगों ने पैदल ही चल के उस तरफ आना, दूसरी कंट्री में आना शुरू हो गया। इस पूरे प्रोसेस में ये बड़े इजी विक्टिम बन गए। इस जर्नी के दौरान इनको अटैक किया गया, मेजॉरिटीज़ ने अटैक किया, उनको लूटा, रेप्स हुए, वेमेंस को अबडक्ट कर लिया गया, उनको फोर्सफुली मैरी किया गया, उनके रिलीजन कन्वर्जन कराए गए,
कुछ लोगों ने अपनी घर की जो फीमेल्स थी उनको खुद ही मार दिया कि अपना फैमिली ऑनर बचाने के लिए। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए। तो बड़ा बहुत ही ट्रॉमेटिक आप कह सकते हो ये डिवीजन रहा या पार्टीशन रहा कंट्री का। और सबसे बड़ी ट्रेजिक बात ये थी कि आज़ादी का मतलब वही लाइफ इन रिफ्यूजी कैंप्स और एन अलाइन इन योर ओन हाउस और इन योर ओन होम। बहुत सारे राइटर्स पोइट्स ने अपनी ये जो पेन थी अपनी स्टोरीज नॉवेल्स और पोएम्स में इसको एक्सप्रेस करने की काफ़ी कोशिश भी की है और वो इसको डिफाइन करते हैं कि ये जो था एक डिवीजन ऑफ हार्ट्स था। Partition was not merely a division of properties, liabilities, and assets as a political division of the country and the administrative apparatus. तो ये political division नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी था। जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, ऑफिसेज थे, ऑफिस का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उन सब का भी डिवीजन हुआ। पेपर क्लिप्स तक डिवाइड किए गए, रेलवे के इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और रेलवे इंजन्स और कोचेस तक का को डिवाइड किया गया। तो बड़ा एक पेनफुल ये पूरा एक प्रोसेस रहा जिसमें लगभग 80 लाख माइग्रेट किए इन 10 लाख। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑफिशियल फिगर बोलती है 10 लाख लोग मारे गए इसमें। एंड बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन, हाउएवर, द पार्टीशन आल्सो पोज्ड डीपर इश्यूज। अब इसके बाद और भी कई डीपर इश्यूज को हाईलाइट किया है इसने। और वो डीपर इश्यूज थे कि क्या जब अब पाकिस्तान बन गया तो क्या अब हिंदुस्तान या इंडिया जिसको कहते हैं जो रह गया, क्या वो ऑटोमेटिकली अब एक हिंदू स्टेट बन जाएगा? और जो मुस्लिम्स इंडिया में रह गए इवन आफ्टर पार्टीशन, अब उनका क्या होगा? क्योंकि 12% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी 1951 में वो पार्टीशन के बाद भी मुस्लिम्स की थी। सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम्स? अब पार्टीशन के बाद उन मुस्लिम्स को किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट करेगी, या बाकी रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं जिसमें सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा? द पार्टीशन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सिवियर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज। और जहाँ तक हिंदू और मुस्लिम की बात है, इसके बीच में तो बड़ा ही कन्फ्लिक्ट, सिवियर कन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया था आफ्टर पार्टीशन। So there were competing political interests behind these conflicts. The Muslim League was formed to protect the interest of the Muslims in the colonial India, and it was in the forefront of the demand of the separate Muslim nation. Similarly, there were organizations which were trying to organize Hindus in order to turn India into a Hindu nation. तो दोनों तरफ के इंटरेस्ट थे इनके पीछे। मुस्लिम लीग जो थी वो सेपरेट नेशन की डिमांड कर रही थी और वो अपने आप को सबसे बड़े फ्लैग बेरर समझ रही थी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। सिमिलरली हिंदूज की भी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इंडिया को एक हिंदू स्टेट जो बनाना चाहती थी। बट India should not be a country that gave superior status to adherents of one faith and inferior to those who participated in the religion. All citizen would be equal irrespective of their religious affiliations. लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन बड़े फार साइटेड और बड़े विजनरीज थे। उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने इस पूरी पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली रूल आउट कर दिया और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बिलीवर को या एडरेंट को कोई ज़्यादा प्रायोरिटी या कम प्रायोरिटी देना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन में दैट ऑल रिलीजन्स एंड ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशंस। बीइंग रिलीजियस और बिलीवर वुड नॉट बी अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप। और ये भी वो कहा गया कि उसमें कि कोई भगवान को मानता है या नहीं मानता, ये उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसको वो सिटीजनशिप का क्राइटेरिया नहीं होगा। एंड देयरफॉर द आइडियल ऑफ सेकुलर नेशन, we cherished the idea of secular nation. This ideal was enshrined in the constitution. तो एक आइडिया हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सेकुलर नेशन का चेरिश किया और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड किया। आप प्रियम्बल आपको याद होगा तो वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular रिपब्लिक, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वो हमारी जो कमिटमेंट थी, हमारे जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट इन दिस वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।